नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई और किस प्रकार की सभ्यता थी, ये किन किन नदियों के किनारे स्थित थी और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसके सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से थे। तो एक बार हम फिर से एक रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने बताया था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में एक सिंधु सभ्यता की मोहर प्राप्त की थी। उसके बाद सन जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह की खुदाई हुई थी, दयाराम साहिनी जी ने करवाई थी। उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने करवाई थी। और इसके जो पूर्वी क्षेत्र था, सबसे पूर्वी क्षेत्र था जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित था, हिंडन नदी किनारे। पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेडोर और सबसे दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद महाराष्ट्र में, और सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा जम्मू एवं कश्मीर में। और इसका क्रमिक विकास भारत और पाकिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से ही धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ। आज हम उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। वहाँ पर नगर कैसे थे, घर कैसे थे, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, वहाँ पर लिपि कैसी थी कि हम इस लिपि के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और मोहरें कैसी थी। सबसे पहले बात करेंगे नगर नियोजन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं और उन नगरों में जितने भी घर बने हुए हैं, वो सारे घर ग्रिड पद्धति से बने हुए हैं, यानी कि चेस बोर्ड के आकार के, लाइन से, क्रम से, वर्गाकार तरीके से, आयताकार तरीके से घर बने हुए हैं। फिर सड़कें बनी हुई हैं, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सड़कें थी, जो अधिकतम चौड़ाई हमें सड़क की मिली है वो 11 मीटर मिली है। और जो नगर थे, नगरों में दो भाग थे। एक भाग था पश्चिमी क्षेत्र, जिसको कि हम दुर्ग या टीला या सिटाडल बोलते हैं, और एक पूर्वी क्षेत्र था जिसको हम निचला नगर बोलते हैं, आवासीय क्षेत्र बोलते हैं। जो पश्चिमी टीला था वहां पर शासक वर्ग रहा करते थे, और जो पूर्वी टीला था वहां पर आम जनता रहा करती थी, और आवासीय क्षेत्र कहलाता था वो। अगर हम बात करें कि आवासीय भवन कैसे होते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी भवन थे वो 2 मंजिला भवन मिले हैं, क्योंकि हमें वहां से खुदाई में सीढ़ियां प्राप्त हुई हैं। इससे कि अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन हुआ करते थे वो 2 मंजिला हुआ करते थे। और जब भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था, घरों के जो फर्श थे वो भी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। घरों के फर्श और घर के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो आग में तपाकर पकी हुई ईंटें बनाई गई थी, जिसका प्रयोग किया गया था। और इन ईंटों का जो आकार था वो 4:2:1 के अनुपात में था, और ज्यादातर ईंटें वर्गाकार हुआ करती थी। घरों की छत घास फूस से बनाकर ऊपर से उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता था, जिससे कि बारिश के दिनों में बरसात से बचा जा सके। इसके अलावा जो घरों की खिड़कियां थी वो मेन सड़क पे नहीं खुलती थी। घरों की खिड़कियां हमेशा पीछे वाली गली में खुलती थी, जबकि आजकल के जो हम घर देखते हैं उनमें घरों की खिड़कियां मेन सड़क की तरफ ही खुलती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर नगरों में ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जल निकास प्रणाली कैसी थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रही है ये, यानी कि इतनी पुरानी सभ्यता में भी सफाई पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता था। वहां की जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर घरों में हमें स्नानागार मिलता है, एक स्नान गृह मिलता है, और शौचालय मिलता है।
तो घर से जो पानी निकलता था, या तो वो शौचालय से या स्नान गृह से, और कई घरों में तो हमें कुएं भी मिले हैं, तो घर से जो पानी निकलता था वो सड़कों पे आता था, और सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी, और उन नालियों में ये सारा पानी जाता था। फिर ये पानी इस सड़कों की नालियों से होकर एक बड़ी नाली से मिलता था, और बड़ी नाली में थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैन होल बने होते थे, जिनका उपयोग उन मैन होल में गाद या गंदगी जो इकट्ठा हो जाती थी उसको निकाल के फिर से मैन होल को क्लियर कर देते थे, और ये सारा पानी बाद में किसी तालाब या नदी में चला जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अद्भुत है, और उस समय की तत्कालीन सभ्यताओं में इस तरह की जल निकास प्रणाली हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में भी हमें लंदन जैसी जगह पर भी इस प्रकार की जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। जितनी भी नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी, या तो वो मेहराब के आकार की ईंटों से ढकी होती थी या पट्टियों से ढकी होती थी, जिससे कि नालियों से जो गंदगी आती है, जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है, उससे लोगों को बचाया जा सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वच्छता पर कितना ज्यादा ध्यान देते थे, स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देते थे। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। इस लिपि को पढ़ने के लिए काफी कोशिश की गई है पहले भी, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हमें नहीं मिली है। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो एक भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको कि पिक्टोग्राफिक लिपि बोलते हैं। और इस लिपि में कुछ अक्षर बने हुए हैं और कुछ चित्र बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा चित्र जो हैं वो मछली के मिलते हैं, और जो आकृतियां हैं वो यू आकार की आकृति मिलती है। सबसे बड़ी बात और है कि इस भाव चित्रात्मक लिपि को ब्रुस्टोफेदन लिपि बोलते हैं, गोमूत्र का लिपि बोलते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सेंदो सभ्यता की जो लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है। तो सेंदो सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि या ब्रुस्टोफेडान लिपि। अब प्रश्न उठता है कि इस लिपि के हमें साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो सेंदो सभ्यता की लिपि के साक्ष्य सबसे ज्यादा हमें सेंदो मोहरों से मिले हैं। यहां से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में सबसे बड़ा साक्ष्य मिलता है हमें धौलावीरा से। धौलावीरा में हमें एक साइन बोर्ड मिला है जिसको नाम पट्टिका अभिलेख बोलते हैं, और इस अभिलेख में कुछ 9 या 10 अक्षर हैं जो कि हमें सेंदो लिपि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो धौलावीरा से हमें एक साइन बोर्ड मिला है। अब हम बात करते हैं सेंदो मोहरों के बारे में, क्योंकि सेंदो सभ्यता के बारे में जानकारी देने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत सिंधुकालीन मोहरें हैं, क्योंकि इन मोहरों पर विभिन्न मानव, पशु पक्षियों, गढ़ती आकृतियां बनी हुई हैं, जिससे कि हमें उस समय की शिल्प कला के विकास, उस समय की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, लिपि कैसी थी और लोग किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उपयोग करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन मोहरों का प्रयोग वाणिज्य के रूप में भी किया जाता था। तो हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सबसे ज्यादा हमें कहां से मिली हैं। वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सबसे ज्यादा हमें मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं। 70% मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं और 20% मोहरें हमें हड़प्पा से मिली हैं। अब ये मोहरें किस चीज की बनी होती थी? तो ये जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं वो ज्यादातर सैल खड़ी से बनी थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कांचली मिट्टी, गोमेद, चट और
पकी मिट्टी का प्रयोग करके भी कुछ मोहरें बनाई गई थी और इन मोहरों का आकार ज्यादातर वर्गाकार या चौकोर रहा करता था। लेकिन इसके अलावा हमें गोलाकार, घनाकार और बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर पशु पक्षी और मनुष्य के आकृति के अलावा हमें कुछ चित्राक्षर मुद्रा लेख भी मिलते हैं, अर्थात इन मोहरों पर कुछ चित्र बने होते थे, कुछ आकृतियां बनी होती थी, जिनकी सहायता से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत जानकारी मिली है। जैसे कि धर्म के रूप में, इसे धार्मिक विशेषताओं की बात की जाए कि किस प्रकार की वो धार्मिक पद्धति का उपयोग करते थे, और जैसे पीपल की पूजा का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कुछ मोहरों पर पीपल वृक्ष का हमें अंकन मिला है, कुछ पर एक श्रृंगी वृषभ जो कि ज्यादातर सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिला है, जिसको कि हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। लोथल से हमें कुछ मोहर प्राप्त हुई हैं जिन पर नाव का चित्र है, जिससे कि हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय जलयान का प्रयोग होता था और जो व्यापार है वो जल मार्गों से भी किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोहर प्राप्त हुई है जो कि पशुपति शिव की है, जिसमें कि एक मनुष्य पालथी मार के बैठे हुए हैं और उनके सिर पर 3 सींगों वाला एक मुकुट है, जिसके दाईं ओर हाथी और बाघ का अंकन है और बाईं ओर गैंडा और भैंसा का अंकन है, और उनके आसन के नीचे 2 हिरन की आकृतियां बनी हुई हैं, जिसका मतलब हमें भगवान शिव की पूजा से लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ सैंधवकालीन मोहरें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसमें कि एक छेद किया हुआ है, और ये मोहरें हमें वहाँ के खुदाई से मिले कुछ शवों पर मिली हैं, जिससे कि अनुमान लगाया गया है कि शवों के साथ इस प्रकार की मोहरों को भी दफनाया जाता होगा। शायद इनका प्रयोग ताबीज के रूप में किया जाता होगा। मोहरों का कुछ हद तक प्रयोग वाणिज्य के रूप में भी किया जाता होगा, व्यापार के रूप में भी किया जाता होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य का बहुत प्रयोग रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और नगरीय सभ्यता में व्यापार का प्रयोग बहुत ही आम है। तो एक तरह हम देखते हैं कि इन मोहरों से हमें उस समय की शिल्प कला के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी उसकी जानकारी मिलती है, इन मोहरों का कैसा वाणिज्यिक प्रयोग था उसकी जानकारी मिलती है, और इन मोहरों पर छपे हुए अंकित चित्रों और आकृतियों से उस समय की हमें लिपि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हमने इस तरह देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन कैसा था, ग्रिड या जाल पद्धति का प्रयोग था, सड़कें समकोण पर काटती थी, नगर 2 भागों में विभाजित थे, एक तो दुर्ग या पश्चिमी टीला, दूसरा निचला नगर। आवासीय भवनों में 2 मंजिला भवन हुआ करते थे, पकी ईंटों का प्रयोग होता था, नालियां ढकी हुई थी, जल निकास प्रणाली बहुत अद्भुत थी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये नालियां सभी जगह पकी ईंटों से नहीं बनी हुई थी, जैसा कि कालीबंगा से हमें लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, ठीक है। और सैंधव लिपि में भाव चित्रात्मक लिपि थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मोहरों से हमें लिपि के बारे में जानकारी मिली, और सैंधव सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहरों की बात करें, सैल खड़ी से निर्मित वर्गाकार मोहरें हुआ करती थी, मोहरों पर विभिन्न प्रकार के अंकन हुआ करते थे। एक पशुपति शिव की मोहर मिली है, जिससे कि उस समय भगवान शिव की पूजा का हमें मतलब लगाया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी हमें आज की क्लास में हमने आपको दी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।